अच्छा, ये कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट पूरा है, इसमें हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें इसमें अपडेट हुई हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में हमारे कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर इसमें इंटरफेयर हुआ तो क्यों करा गया, ये सारे आंसर्स आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। तो पहले सुन लेना आराम से, ठीक है, ताकि बेस आपका ठीक से बन जाए। सबसे पहले तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, अभी ये आर्टिकल ऐसा है, इसको आपने पहले नहीं भी करा तो इट्स ओके, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। रोज आप देखोगे द हिंदू में एक आर्टिकल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर आ रखा है। कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएगी, कभी कोई एडिटोरियल आ जाएगा, कोई सजेशन अपना दे देगा, तो हम इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे। मतलब ये आपका आर्टिकल करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से वो एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है वो भी इसमें कवर्ड रहेगा। सबसे पहले तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एक, उससे भी पहले हम चलते हैं मैप के ऊपर। एक रिवर है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी की दोनों स्पेलिंग्स लिखते हैं KAVERIB एंड CAUVERIB, ठीक है, दोनों स्पेलिंग्स आएंगी। अब कावेरी रिवर की जब बात करें, 4 एरियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेट्स हैं, एक यूटी है। स्टेट्स की अगर बात करूं मैं तो केरला आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा और पुडुचेरी आ जाएगा। पुडुचेरी आ गई यूटी हमारे पास और 3 आ जाएंगी स्टेट्स। पर ये जो डिस्प्यूट आप सुनोगे ये 2 स्टेट के बीच में मेनली रहता है, वन इज कर्नाटका एंड दूसरी तरफ रहेगा तमिलनाडु। केरला क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि आप अगर इसका फ्लो भी नोटिस करें तो केरला तो बहुत साइड में रह गया। तो केरला का जो कनेक्शन है कावेरी रिवर के साथ वो ट्रिब्यूटरीज के थ्रू है। छोटी रिवर जो आती हैं खुद को ट्रिब्यूट कर देती है एक बड़ी रिवर के अंदर, उसके थ्रू केरला का यहाँ पे कनेक्शन आता है। तभी जब भी डिस्प्यूट का इसका सिलसिला शुरू होता है, लगभग हर साल ही आता है। और इस बार तो मानसून भी डेफिशिएंट रहा, मानसून की भी कमी रही, तो रेनफॉल नहीं हुआ, तो इस रिवर का जो वाटर लेवल था वो और ज्यादा घट जाता है। तो आप क्या देखोगे, डिस्प्यूट हमेशा कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। आगे बात करें अगर पुडुचेरी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिवर स्प्रेड सी कर जा रही है, यानी कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डेल्टा। पानी फ्रेश वाटर रिवर्स आती हैं और अपने साथ बड़े सारे सेडिमेंट लेके आती हैं, और जब एक ऐसे एरिया पे पहुंचती है जहां पे आके बड़े वाटर बॉडी होगी वहां पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। सैलिनिटी का भी फर्क है, यहाँ पे सेलिन मिलेगी कंडीशन, जबकि यहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। यहाँ पे खारा पानी होगा, यहाँ पे कम रहेगा। अब यहाँ पे जब मिक्सिंग लगेगी अपने सेडिमेंट को ये छोड़ देगी, एंड सेडिमेंट जब यहाँ पे डिपॉजिट हुए तो यहाँ पे पुडुचेरी वाला भी वाटर का एलोकेशन रहता है। तो मतलब 4 एरियाज तो इन्वॉल्व है इसमें। पर जब डिस्प्यूट की बात करेंगे अब हम, तो कौन कौन आएगा, सिर्फ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कितना वाटर एलोकेट होगा टू कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या पुडुचेरी, वो आगे लिखा है, वो फैक्चुअल सी इन्फो है, शायद उस पर कभी सवाल ना बने, वो बाद में देखते हैं। पर पहले हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि ये डिस्प्यूट इमर्ज क्यों हुआ। तो अब मैप पे भी अगर देखें, ओरिजिन पॉइंट है कर्नाटका से, ठीक है, यहाँ पे ताल कावेरी है, वहीं से ये ओरिजिन करती है। हिल का नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। इन हिल से कावेरी रिवर ओरिजिन कर जाती है, यानी कि कर्नाटका के एरिया में। अब कर्नाटका है अपर राइपेरियन एरिया। अपर राइपेरियन का मतलब है वो ऊंचाई पे है, जबकि तमिलनाडु को देखोगे वो है लोअर राइपेरियन एरिया के ऊपर। मतलब पानी का फ्लो हमेशा किस तरफ को आएगा, टुवर्ड तमिलनाडु, मतलब नीचे की तरफ ही आएगा ना पानी। एक तरफ मैं यहाँ पे पानी का ग्लास फेंक दूं और एक तरफ मैं टेबल को थोड़ा स्लांट करके पानी फेंकू तो वो एकदम से नीचे को आएगा। तो मतलब कर्नाटका कैसे आ गया, अपर राइपेरियन पे, एंड तमिलनाडु को आप देखोगे आ जाएगा लोअर राइपेरियन के ऊपर, पहली कंडीशन। अब हुआ क्या, डिस्प्यूट तो बड़ी सारी रिवर्स के हैं, यहाँ पे कावेरी रिवर को लेके है। ऊपर जो अभी लास्ट आर्टिकल में आप देख के आए, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर एंड महानदी रिवर, कुछ कुछ डिस्प्यूट इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। पर कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है ये सबसे ज्यादा इमर्ज करता है। रीजन बिहाइंड, इसमें ना उतनी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी इसको लेके डिमांड है। तो इस वजह से कावेरी रिवर वाटर का डिस्प्यूट लगभग आप हर साल हर महीने सुन ही लेते हो। पहली कंडीशन क्लियर अपने को, ये अपर राइपेरियन है जबकि ये लोअर राइपेरियन है। इवन कर्नाटका ने कुछ टाइम पहले एक और प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनाउंस करा था, मेकेदातु प्रोजेक्ट।
मेकेदातु प्रोजेक्ट में भी इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा देंगे। अगर हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे लगता है, मतलब अगर डैम यहाँ पे बनता है, तो पानी आप फिर से क्या कर रहे हो, रोक ले रहे हो अपने पास रिजर्वायर के अंदर। तमिलनाडु ने उस चीज को भी ऑब्जेक्ट करा था, तब से ही आप देखते हो हॉल्ट पे ही अभी। इवन अभी क्या हुआ कि पानी का एलोकेशन करने को बोला गया कि कर्नाटका पानी एलोकेट करेगा किसको, तमिलनाडु को, और किस अमाउंट से, जो डिसाइड हो रखा था दोनों स्टेट्स के बीच में कि इतना पानी आपने तमिलनाडु को देना ही है। पर दिक्कत कहां पे आई, इस बार पानी आया कब, मतलब मानसून आ ही नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। तो अगर पानी नहीं आ पाया, यहाँ पे खुद की इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो तमिलनाडु को ये एक्स्ट्रा वाटर कैसे दे देंगे, चाहे से वो लिमिट जितनी मर्जी सेट थी। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम टर्म्स के साथ मैथमेटिकली समझते हैं। पहले जो वाटर का लेवल था वो 100 पर था कर्नाटका का, तो उस टाइम पे बोल दिया तमिलनाडु को आप कितना दोगे, 50, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दी। पर इस बार वाटर का लेवल ही कम था, अब वो 100 तक बचा ही नहीं हुआ है, लेट से ये पहुंच गया है 70 तक। तो अब कैसे इसको आधा करेंगे, मतलब 50 की डिमांड कैसे ही फुलफिल हो पाएगी, फिर तो इनको पानी की कमी पड़ जाएगी। तो इसको लेके ये डिस्प्यूट इमर्ज करा, कर्नाटका ने क्रिटिसाइज करा। अभी जब बोला गया कि तमिलनाडु के लिए आप पानी छोड़ो, और इवन अभी अगस्त 13 को आप फिर से अपडेट देखोगे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके, उन्होंने बोला हुआ है कि हम यहाँ पे बंद लगाएंगे थोड़े टाइम के लिए, प्रोटेस्ट वगैरह होगा। प्रोटेस्ट अभी भी चल ही रहा है, पर 13 को थोड़ा और बड़ा होगा ताकि सरकारें इनको नोटिस करे। पहली चीजें क्लियर। अब थोड़ा सा इसके वाटर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको नोटिस करना। यहां से एक आपको रिजर्वायर दिखेगा, दैट इज काबिनी। काबिनी एक रिवर भी है जो केरला के साथ भी जुड़ती है। तो काबिनी रिवर आपको दिख रही है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी रिवर की। अब ये कावेरी रिवर का फ्लो दिख रहा है आपको किस डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन में। अगर मैप के ऊपर मैं देखूं, ये मेरे पास इंडिया का मैप आ गया, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे आ गया नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो फ्लो हो रहा है रिवर का टुवर्ड ईस्टर्न डायरेक्शन। यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर इसका माउथ ओपन हो जाता है रिवर का। तो मतलब ये कैसी है, ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करने वाली, और साथ में ये पेरिनियल है। पेरिनियल का क्या मतलब होता है, पूरे साल 12 मंथ्स ही अवेलेबल रहेगी, जो वाटर का फ्लो है वो चलता ही जाएगा। एक तो ये पेरिनियल है, यहां से आएगी एक काबिनी रिवर, इसके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं। यहाँ पे हसन आ जाएगी, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे काबिनी रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर का मतलब है यहाँ पे भी पानी स्टोर्ड फॉर्मेट में है, बहुत सारा पानी एक ही जगह पे इकट्ठा है। अब ये ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, कावेरी रिवर की। तो मतलब यहाँ से भी जब पानी आता है वो भी किसमें एलोकेट हो जाता है, कावेरी रिवर के अंदर। अब ये कावेरी रिवर फ्लो करेगी और चली जाएगी टुवर्ड तमिलनाडु। अब जैसे ये तमिलनाडु में पहुंचेगी तो इन्होंने भी यहाँ पे एक रिजर्वायर बना रखा है, दैट इज मेटूर रिजर्वायर। ये तमिलनाडु का है। अब इन्होंने भी तो अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने ही हैं, तो यहाँ पे मेतूर रिजर्वायर है। इसके बाद एक लोकेशन एरोड, ये आप हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, एक हिस्टोरिकल लोकेशन भी है। फिर आगे आगे आप चलोगे तो कावेरी रिवर तंजावर के आगे जाके डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। डेल्टा मतलब यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे एंड जो पानी का फ्लो है वो चला जाएगा टुवर्ड बे ऑफ बंगाल। अब पेरिनियल है तो मतलब आपको ये 12 मंथ्स मिलेगी। और जैसे कि अभी बोला गया कि तमिलनाडु जब हम पानी छोड़ेंगे तो ये तो वैसे भी किसमें जाना है, सी के अंदर जाना है, तो वो तो वेस्ट ही हो गया एक तरह से। मतलब दोनों साइड के अपने अपने क्लेम है। एक बोल रहा है कि हमारे पास खुद भी पानी की शॉर्टेज है, तो इस वजह से हम ज्यादा नहीं यहाँ पे छोड़ सकते, क्योंकि कर्नाटका में एक लोकेशन आ जाती है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप देखोगे वाटर आपको इरिगेशन पर्पज से भी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी चाहिए, और ऊपर से टेक्नोलॉजी इतनी सारी अवेलेबल है वहां पर, तो उस पर्पज से भी आपको वाटर चाहिए। और तमिलनाडु ने बोला हमारा कंसर्न भी तो समझिए, आप अपर राइपेरियन पे हैं, हम लोअर राइपेरियन पे हैं। तो यहाँ पे आप सेंटर को भी सुनोगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली रिवर वाटर डिस्प्यूट में नहीं होंगे। और ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आपके लिए चलो एक और ट्राइब्यूनल हम अलग से क्रिएट कर देते हैं, वो सेंटर देखेगा, पार्लियामेंट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट तब एंटर करेगा, जैसे यहाँ पे बोला ये वाटर कहाँ पे यूज हो रहा है, इरिगेशन के पर्पज से, आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी नहीं अवेलेबल होगा, आपका एक फंडामेंटल राइट भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। आर्टिकल नंबर 21 जहां पे आप राइट टू लाइफ की भी बात करते हो। तो अब देखा जाएगा कि क्या ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, क्या ये ठीक से अपना काम कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कर पा रही है। तो वहां पे कौन आ सकता है, हमारे कोर्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। ट्राइब्यूनल भी किसने बनाया होगा, वैसे पार्लियामेंट ने बनाया होगा। पर इंटरफेरेंस कब होगी, जब दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो यही डिटेलिंग हमने इस आर्टिकल की पढ़नी है। अभी तो मैंने जैसे आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब एक और वाटर बॉडी यहाँ पे याद रखना, इसको KRS लिखा होगा बीच बीच में, दैट इज कृष्णा राजा सागर। ये भी एक रिजर्वायर ही आएगा। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फो आएगी कि कौन कौन से नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व इसके आसपास लोकेटेड है। पर अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखो, डैम्स को हम ये नहीं बोल सकते कि ये रोकने का तरीका है, हाइड्रो पावर भी तो जरूरी है, वहां से भी तो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे, वो भी आपकी डिमांड मीटअप करेगी। पर बस एक फर्क वो जो पड़ता है वो यही कि अपर राइपेरियन हमेशा अपना कंट्रोल चाहते हैं कि हमारे हाथ में ये होता, ये हो जाता है। डाइक्स तो छोटे वाले आगे वो तो लगे ही होते हैं जहां पे रिजर्वायर्स होते हैं, वाटर का फ्लो छोड़ना भी तो पड़ेगा।
ठीक है, तो अब सुन लो इसको ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे वाटर की जो यूनिट्स होंगी ना कि कितना वाटर है, एक लिखी होगी क्यूसेक्स और दूसरी लिखी होगी टीएमसी। ये जो क्यूसेक्स होंगी ये छोटे वाली आएगी और डेज के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास टीएमसी निकल के आएगा, दैट इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा आपका क्यूबिक, क्या था ये, क्यूसेक्स क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड कितना वाटर का फ्लो चले जा रहा है, ये इसको मेजर करेगा। तो मतलब जब मुझे नंबर ऑफ डेज में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास किस में निकल के आता है, टीएमसी, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो ये रैंडम यूज होंगी, तो समझ लेना जब क्यूसेक्स बोल रहे हैं तो एक एक लिमिट के ऊपर बात कर रहे हैं, जब डेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो टीएमसी भी लिखा होगा, वो आगे आपको समझ आ जाएगा वैसे। तो सबसे पहले आता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नाम से पता लग रहा है मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि कावेरी वाटर को लेकर डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसका नाम है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इन्होंने बोला कर्नाटका को कि आपने 3500 क्यूसेक्स का वाटर, जो कि लगभग 4,500 मिलियन क्यूबिक फीट तक का रहेगा, इतना वाटर आपने तमिलनाडु को भेजना है। डेफिशिएंट इनफ्लो है वो मैटर नहीं करता, इतना पानी आपको भेजना ही पड़ेगा। मतलब वाटर एलोकेशन थी 100, ये कर्नाटका के पास था, इन्होंने बोला था कि आपने तमिलनाडु को क्या करना है, 50 पे पानी को कंटिन्यूअसली भेजना है। अब हुआ क्या, इस बार हुआ डेफिशिएंसी, किस चीज का, रेनफॉल का, मानसून नहीं हुआ प्रॉपर, तो उससे यहाँ पे वाटर लेवल घट गया। तो अभी भी क्या बोला जा रहा है कि 50 ही बोला था ना, 50 ही आपको भेजना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे बोलिए कि डेफिशिएंसी हुई है वो मैटर नहीं करेगा, जितना डिसाइड हुआ था उतना पानी आपको आगे भेजना पड़ेगा। कर्नाटका ने बोला कि इस बार 60% रिजर्वॉयर शॉर्टफॉल है और इरिगेशन में भी बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं, तो इतना पानी हम नहीं भेज पाएंगे। तमिलनाडु ने डिमांड करी कि हमें लगभग 9.8 टीएमसी फीट यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट तक का पानी चाहिए होगा। एंड जो आपने प्रपोज करा है एक प्रोजेक्ट, मेकेदातु प्रोजेक्ट, जो कर्नाटका ने प्रपोज करा था, ये हम अपोज इसी वजह से कर रहे थे कि हमें तो वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। पहले कावेरी वाटर रिवर को लेके इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, ऊपर से आपने एक और रिजर्वॉयर अगर बना दिया तो इनडायरेक्टली तो आप पानी को कंट्रोल ही करोगे, तो हमारे पास तो वाटर की शॉर्टेज और ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो डिस्प्यूट है ये हमें क्या दिखा रहा है कि एक तरफ आ जाती है आपकी इक्विटेबल तरीके से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इक्विटेबल बोला है यहाँ पे, एक के पास पानी ज्यादा है दूसरे के पास कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए जिसके पास कम है उसको पहले आप ज्यादा वाटर एलोकेट करें। एंड दूसरी तरफ आप देखोगे क्लाइमेट इंड्यूस वेरिएबिलिटी, कि क्लाइमेट ही चेंज हो गया, आपका मानसून उस तरह से आ ही नहीं पाया। आपने एक टर्म सुनी बार बार, सुपर एलिनो, सुपर एलिनो, मतलब इस बार ड्राइनेस ज्यादा होनी थी इफ कंपेयर टू द बारिश कम हुई एंड ड्राइनेस ज्यादा हुई, तो जो रेनफॉल की वजह से वाटर का लेवल यहाँ पे इंक्रीज होना था वो नहीं हो पाया उतना। तो एक तरफ आपको दिख रहा है इक्विटेबल वाटर, पानी को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना था, एंड दूसरी तरफ दिख रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सो ये क्लियर है आपको ये वाला सारा, ये देख लेना। ये मेकेदातु प्रोजेक्ट लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम तमिलनाडु, ये कर्नाटका के अंदर प्रपोज करा गया था। तमिलनाडु की डिमांड है कि 3500 क्यूसेक्स तक का ही हमें पानी चाहिए फॉर 15 डेज, और ये 15 डेज जुलाई के एंड से और अप टू अगस्त के 12 या 13 तक जाएंगे, कि इतने में हमें कॉन्टिन्यूटी में पानी चाहिए होगा। रिजर्वॉयर कौन कौन से इन्होंने ओपन करने को बोले हैं, तो एक बोला काबिनी रिजर्वॉयर, ये देख लिया था ना हमने मैप पे, बिल्कुल कर्नाटका में लोकेटेड था वो वाला काबिनी रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी रिवर की। नौ दूसरा है कृष्णा राजा सागर रिजर्वॉयर, ये भी आपने देख लिया ऊपर बिल्कुल टॉप पे, कि यहां से पानी को रिलीज करा जाए ताकि तमिलनाडु की तरफ वो आ सके, और हमें चाहिए 3500 क्यूसेक्स तक का पानी। मतलब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो अगस्त 12 तक ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा ये किससे होगा, 15 से, और ये वैल्यू निकल के आती है लगभग 4.536 मिलियन क्यूबिक फीट तक। थोड़ा यूनिट्स को फ्लो में बोलना, वो ब्रेक लग जाती है बीच में, तो इसको समझो, इन डेज को मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेशन होएगी प्रॉपर, इतना पानी टोटल चाहिए इनको अगस्त 12 तक, 15 दिन के अंदर जो आना चाहिए। कर्नाटका ने बोला कि ये जो पानी आप मांग रहे हो दे तो देंगे, पर इस बार शॉर्टफॉल हो रखा है, शॉर्टेज हमारे एंड पे भी क्रिएट हुई है। ये देखो ये एक लोकेशन आ जाएगी बिली गुंदलू, ये यहाँ पे आपको बैरियर दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है, नीचे से सारे ये डाइक्स लगे हुए हैं, रिजर्वॉयर बना है। इस तरफ देखो पानी का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे देखोगे पानी का लेवल कम है। तमिलनाडु वाली साइड कौन सी होगी, कम वाली, ये वाली है, ठीक है। ये रिजर्वॉयर आपको दिख रहा है, कौन सी लोकेशन है ये, बिली गुंदलू। यहां से वाटर को कंट्रोल करा जाता है जब कर्नाटका से ये जाता है टुवर्ड तमिलनाडु, तो ये जो बिली गुंदलू लोकेशन है ये तमिलनाडु की है। इस पॉइंट से वाटर छोड़ा जाता है टुवर्ड तमिलनाडु, मतलब ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है जहां से पानी आता है। तो कर्नाटका ने ये भी बोला कि अपने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तमिलनाडु ने बोला कि आप चेक करें बिली गुंदलू में कि ये पानी कॉन्टिन्यूअसली पर सेकेंड कितना छोड़ पा रहे हैं टुवर्ड तमिलनाडु, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो फिक्स है, इतना पानी हमको चाहिए होगा। और बार बार तभी तो ये हाईलाइट कर रहे थे कि आप अपर राइपेरियन हो, हम लोअर राइपेरियन
रिपेरियन है, तो हमारे पास वाटर का फ्लो नहीं है उतना जितना आपके पास अवेलेबल है। नहीं नहीं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को चेक करता है कि एनवायरमेंट के ऊपर कहाँ पे इम्पैक्ट पड़े। यहाँ ट्राइब्यूनल पढ़ोगे आप, ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोर्ट जो सिर्फ रिवर वाटर डिस्प्यूट के साथ डील करेगा। अब बोला गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट इंडिकेट कर रहा है, इंटर मतलब डिफरेंट, बहुत सारी स्टेट जब इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी रिवर वाटर डिस्प्यूट के अंदर, तो उसी में एक कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट है। अब बोला ये जो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है लगभग हर महीने आएगा, हर साल न्यूज में आएगा, तो इन्होंने बोला इसका अलग से एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बना देते हैं। तो वो कौन सी आ जाएगी? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ट्राइब्यूनल छोटे तरह का कोर्ट है जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के साथ ही डील करता है। इसके लिए एक्ट बना हुआ है, एक इंटर स्टेट रिवर वाटर एक्ट बना हुआ है, वो 1956 का है, वो तो चलता आ रहा है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई है। नाउ ये क्लेम मैंने आपको सारा बता दिया कि इस बार देखा गया। अब देखो यहाँ पे दो बॉडीज आएंगी, एक तो आपने पढ़ ली कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक CWRC भी है। आरसी का मतलब यहाँ पे रेगुलेशन कमेटी है। रेगुलेशन कमेटी जब भी आएगी इसका काम होगा रिकमेंडेशंस का, ये चेक करेगी कि इस बार रेनफॉल कितना हुआ, रिजर्वॉयर में पानी का फ्लो बढ़ा है या घटा है, उसको भी चेक करेगी। इनफ्लो ये चेक करेगी कि तमिलनाडु की तरफ कितना आया, कितना पानी कर्नाटका ने छोड़ा, एंड वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है हर स्टेट की। इसके ऊपर रिकमेंडेशन बना के कौन देगा? दैट इज कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये एक टेक्निकल बॉडी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने अपने पॉइंट्स हेड करे या प्रोविजन दिए वो बाइंडिंग होंगे? आंसर इज नो, ये रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देती है। बाद में अथॉरिटी कौन सी आएगी? दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये मॉनिटर करेगा जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी पहले इंप्लीमेंट करी जाएगी कि उनको फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा? दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कौन सी रिकमेंडेशन उठानी है, कौन सी इग्नोर करनी है, वो भी कौन देखेगा? दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसके बाद अप्रूवल का काम कौन करेगा? अगेन कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये इसका अगला काम आ जाएगा। तो रेगुलेशन कमेटी जस्ट रिकमेंडेशन देगी, ये सब कुछ चेक करेगी कि वाटर का लेवल कितना है, इनफ्लो कितना इस बार अलाउ हुआ, रेनफॉल कितना हुआ। तमिलनाडु का ये भी मानना है कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तब तो आप सारे गेट खोल देते हो, फिर उससे फ्लड के केसेस बन जाते हैं। तो उस टाइम पे तो एक्सेसिव वाटर था, आप नहीं कर सकते रिजर्वॉयर के अंदर होल्ड, तो उस टाइम तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब शॉर्टेज हो रखी है, अब पानी चाहिए तो आपने रोक के रखा हुआ है, तो ये भी क्लेम आएगा। अब ये देखो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आएंगी, दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, और ये डिस्प्यूट इसी वजह से रिजॉल्व नहीं हो पाया आज तक। मतलब एक न्यूट्रल आप बोलेंगे क्या करना चाहिए, वो नहीं सुनने को आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 100 और 50 वाला एग्जाम्पल दिया, पर 100 की जगह पे अब 70 हो चुका है, अब थोड़ी यहाँ पे 50 आएगा, पर ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमें 50 ही चाहिए, तो वो शॉर्टफॉल भी तो देखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे कितना दिख रहा है अपने को? 35। समझ गए? तो ये डिस्प्यूट लॉन्ग लास्टिंग है। अब नेचर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्लाइमेट चेंज। आपने देखा मॉनसून ही नहीं उतना आ पाया कि रेनफॉल की वजह से रिजर्वॉयर के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज हो पाता, तो वो तो हुआ ही नहीं। तो अब किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे वहां पे? क्लाइमेट चेंज किसने करा? ह्यूमन बींग्स ने करा। 10% है वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन, नेचर भी बहुत ज्यादा करता है, पर नेचर को हम ब्लेम नहीं करते, वो बैलेंस करते हैं। हमने एडिशनल जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कर रखी है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु का कंटेंशन क्या क्या है, ये आप आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है। 3500 क्यूसेक्स की डिमांड थी, पानी कितना आया? 158 टू 530 क्यूसेक्स, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई जब करा तो वो किस में निकल के आता है? टीएमसीज के अंदर। तो इतना ये डिमांड चाहते थे पर ये फुलफिल नहीं हो पाई है, तो इसी वजह से तमिलनाडु क्लेम कर रहा है कि हमारी बात यहाँ पे नहीं सुनी गई, जितना वाटर शेयर हमको आना चाहिए था उतना नहीं आया है, बिलो नॉर्मल है ये। अब ये रिजर्वॉयर के स्टोरेज के बेसिस पे जो सारा बताया हुआ है, कृष्णा राजा सागर कितनी स्टोरेज आएगी इसके अंदर? तो 23.078 टीएमसी के आप पास में फीट लगाते चलना। काबिनी रिवर रिजर्वॉयर, काबिनी एक ट्रिब्यूटरी थी, आपने डायरेक्शन देखी काबिनी की, यहाँ पे कावेरी रिवर जा रही थी, यहाँ पे एक काबिनी रिजर्वॉयर था, ये राइट बैंक आएगी कि लेफ्ट आएगी? ये राइट आएगी, क्योंकि फ्लो देखो रिवर का इस तरफ को चल रहा है, तो फेस भी उधर को ही कर लेना है। तो मतलब ऊपर वाली साइड की कैसी आ जाएंगी? लेफ्ट बैंक, और नीचे वाली साइड से कैसी आ जाएंगी? राइट बैंक। हमेशा फ्लो ऑफ रिवर जिस तरफ को होता है उस तरफ को मुड़ जाओ, एंड फिर आपको पता लग जाएगा लेफ्ट बैंक कौन सी है और राइट बैंक कौन सी है। तो एक काबिनी रिवर कौन सी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, क्योंकि फ्लो किस तरफ को था? बे ऑफ बंगाल की तरफ को, तो उस तरफ को देखना है आपने। ये एक हारंगी रिवर भी आएगी, इसकी लगभग 7 पॉइंट, मतलब ये रिजर्वॉयर बने हैं तो उनकी स्टोरेज की बात करी गई है। हेमावती भी आएगा, तो टोटल ग्रॉस स्टोरेज जो है वो लगभग 77.537 टीएमसी फीट तक की है। नाउ रेनफॉल कर्नाटका के कैचमेंट में अगर देखें, वो एलोकेट करा गया था ना उनको,
कितना पानी आपको मिलेगा ताकि डिस्प्यूट इमर्ज ना करे। पर अब पानी घट गया अगर, तो वो कैसे फुलफिल करेंगे उस डिमांड को? जब पानी घट गया तो डिमांड कैसे फुलफिल होएगी? फिर वो तो इक्विटेबल नहीं हो पाया, तो जो तो आप अपर राइपेरियन पे थी वो बोलेगी कि हमारी तो डिमांड ही फुलफिल नहीं हो पाई, तो रिजर्वॉयर घटा है इस बार। तो यहाँ पे नेचर का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब दोनों ही अपने अपने पक्ष में ठीक है। एक तरफ वाटर एक लोअर राइपेरियन स्टेट है और दूसरी तरफ वो स्टेट है जिसके पास पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूअसली है, पर इस बार कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबिलिटी आ रखी है कि रिजर्वॉयर में ऑलरेडी शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, तभी मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस करा। अब ये एक्चुअल रेनफॉल और यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल के बारे में बताया है। ये वो वाला रेनफॉल है जितना रिसीव करता है, और ये वो दिखाया गया है जो इस बार हुआ है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे अगर कृष्णा राजा सागर की बात करें, अपस्ट्रीम वाले एरिया में आ गया, अपस्ट्रीम मतलब कर्नाटक की बात हो रही है। यहाँ पे जो इस बार रेनफॉल हुआ है दैट इज 488 mm के ऊपर, जबकि यहाँ पे नॉर्मल देखोगे तो कितना हो जाता है 633 mm। तो आपको क्या दिख रहा है, इस बार कम है। दूसरी तरफ आप काबिनी में अगर देखो तो 676.1 mm के पास है इस बार, पर नॉर्मली कितना हो जाता है 1160 के पास में। तो आपको फिर से क्या दिख रहा है कि कम है इस बार वाटर की अवेलेबिलिटी। अगर एक और रेनफॉल का पैरामीटर आप देखें दैट इज अनकंट्रोल्ड कैचमेंट, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, नॉर्मल फ्लो चलता रहता है जहां पे रिवर्स का, वहां पे 78.4 mm है। और एक्चुअल में ये कितना नॉर्मली ये कितना कर लेता है, तो 119 के आसपास। ये याद नहीं करनी है वैल्यूज, पर ये क्या दिखा रहे हैं हमें कि जो नॉर्मली रेनफॉल होती है इन एरियाज के अंदर, इस बारी वो कम थी, और कम होने की वजह से ही इन रिजर्वॉयर के अंदर आप क्या देख रहे हो, वाटर का जो लेवल है वो डाउन गया हुआ है। अब लग गया बता रेनफॉल का कितना ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। अब देख लो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फो है, प्री ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो ये एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। 4 एरियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेट्स हैं और एक यूटी आएगी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। ये तो आगे, पर जो डिस्प्यूट था वो हमने समझा कि कावेरी का जो फ्लो है प्रॉपर्ली वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के साथ ज्यादा जुड़ा है। अपर राइपेरियन वर्सेस लोअर राइपेरियन वाली सिचुएशन बनी है। तो डिस्प्यूट के अंदर आप हमेशा 2 ही स्टेट्स को सुनते हो, एक तरफ कर्नाटका और दूसरी तरफ तमिलनाडु। ये अथॉरिटी बनी थी 2018 में, दैट इज एक स्कीम लाई गई थी 18 के अंदर, कावेरी मैनेजमेंट स्कीम। ये स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी का मतलब है बाय लॉ। अब लॉ मतलब कोई एक्ट का यहाँ पे मेंशन करा जाएगा, तो इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 उसी के तहत इसको बनाया गया। आगे लिखा है कोजाए जुडिशियल बॉडी। कोजाए जुडिशियल, जुडिशियल इंडिकेट कर रहा है कोर्ट लाइक, मतलब कोर्ट की बात होगी, पर ये कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट की तरह है, कोर्ट नहीं है ये। ठीक है, कोजाए जुडिशियल काम वैसे ही करेगा जैसे डिस्प्यूट के बारे में सुनेगा। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जो भी मेंबर होंगे सारे आके बैठेंगे, वो डिस्प्यूट्स को सुनेंगे भी, फैक्ट्स को भी एग्जामिन करेंगे। फैक्ट क्या आगे, जैसे 3500 क्यूसेक्स बोला ना तमिलनाडु ने, पर आपने घटा दिया तो वो फैक्ट्स आगे। फिर एनालाइज करा जाएगा, डायरेक्शन ये देंगे कि कैसे आपने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, और उसके बेसिस पे फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो डिसीजन होगा ये लीगल प्रोविजन के बेसिस पे होगा, मतलब लॉ के दायरे में ही लिया जाएगा। तो कोजाए जुडिशियल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं गए, यहाँ पे आप किसके पास गए, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। तो इसी वजह से इसको स्टैट्यूटरी भी बोला, बाय लॉ भी ये बनी है, कानून के दायरे में भी। और दूसरा ये कैसी है, कोजाए जुडिशियल, कोर्ट नहीं है ये, याद रखिए कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट की तरह काम करेगी, ताकि ये जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है किस रिवर के साथ जुड़ा हुआ, कावेरी रिवर के साथ, वो रिजॉल्व करा जा सके। एंड दूसरा 2007 में ना इन्होंने एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड भी बनाया था। अवार्ड यहाँ पे कोई प्राइज नहीं है, अवार्ड का मतलब है कि स्टेट को कितना पानी जाएगा फ्रॉम द कावेरी रिवर, पर ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था। इसी की वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी होती है, और फिर जाके किसका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तभी उसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2018 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। ये तो ठीक था, पर बार बार अगर कंप्लेंट्स आ रही है मतलब आप ठीक से उसको फॉलो नहीं कर पाए हो। एंड जो पानी का यूसेज रहेगा वो इरिगेशन के लिए भी रहेगा, आपके डेली यूसेज के लिए भी रहेगा, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी रहेगा। तो बोला गया कि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हमें दिख रही है, तो इंटरफेरेंस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो फिर जाके क्या बनता है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पर इंटरवेंशन इतना हुआ, उन्होंने डायरेक्शन दी सेंटर को, स्टेट को, इंटरफेयर नहीं करा कि हम एक अलग से ट्राइब्यूनल बना देंगे, एक अलग से हियरिंग करेंगे, नहीं, वैसी इंटरफेरेंस नहीं थी। इन्होंने बस कितना बोला, ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, और जब भी क्या होगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर जाना शुरू करोगे, हमें लगेगा कईयों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो हम आएंगे बीच में उसको चेक करने के लिए। तो मतलब एक तरह से क्या है, मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। एक टाइम पे याद होगा सरकारी बसेस में ना टिकट नहीं दिए जाते थे, तो टिकट नहीं दिए गए, बाद में पता लगने गया क्योंकि रेवेन्यू घट रहा था सरकारी बसेस का, तो उनको एग्जामिन करने के लिए टिकट जो कनेक्ट क्या बोलते हैं, हाँ कंडक्टर होता है, कंडक्टर या कलेक्टर होता है,
कंडक्टर होता है, कलेक्टर ट्रेन में बोलते हैं। तो वो जो कंडक्टर है वो रखा ही किस लिए था कि तूने क्या करना है, पैसा वहां से लेना है, जो भी आएगी सवारी, और उनको क्या देना है, टिकट। पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कौन आ गया मॉनिटरिंग के लिए, उनके लिए ऊपर ऑफिसर्स लगा दिए थे ना कि आपने चेक करने के लिए जाना है। बीच में कहीं भी फॉरेस्ट से आपकी गाड़ी जा रही है, बस रुकेगी बीच में कि रुक जाओ, सारे अपने टिकट दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर फर्दर मॉनिटरिंग करी। तो वो डायरेक्शन के लिए था। अब वो थोड़ी खुद एक्शन लेंगे, वो लिख लेंगे कि हाँ इतने लोगों को यहाँ पे टिकट दे रखा था, इतने लोगों को नहीं टिकट दे रखा था, वो लिखेंगे, वो आगे जाके उसको सबमिट करेंगे। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पे एंटर करते हैं तो उनका मेन फोकस क्या था, ये देखना कि क्या ये अवार्ड ठीक से काम कर रहे हैं, क्या इससे एक्चुअल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी का वायलेट हो रहा है। तो इस वजह से वो आए थे। उन्होंने कोई अलग से ट्राइब्यूनल नहीं बनाया, तो तभी बोला ये पार्लियामेंट के पास है। आगे आर्टिकल भी देख रहे हैं, अभी यहां तक क्लियर है सभी को। अब थोड़ी सी स्टोरी आगे, कॉम्पोजिशन देख लो कहां पे ये बैठते हैं, तो न्यू दिल्ली में ही बैठते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये काम करते हैं। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के साथ ही ये काम करते हैं, क्योंकि जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी थी उसने क्या किया, उसने चेक करा कि उस एरिया के अंदर कितना रेनफॉल इस बार हुआ, रेनफॉल के साथ कितना रिजर्वायर के अंदर लेवल हो रखा था, ज्यादा था कम था। तो रिकमेंडेशन तो सारी किसने दी, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने ही। तो उनके साथ ही काम करता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी। एंड मेंबर्स कौन कौन इसमें बैठे होते हैं, तो सेंटर का मेन रोल आ गया। नंबर 2 जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स होंगी वो भी बैठेंगी, प्लस जिनको पानी एलोकेट हो रहा है वो भी आएंगे, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी सारे होंगे यहाँ पर जो मेनली डिस्प्यूट रिवॉल्व कर रहे हैं वो 2 स्टेट्स के होंगे, दैट इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो कभी भी ऐसे आए कि कावेरी रिवर सिर्फ लिंक करती है कर्नाटका एंड तमिलनाडु को, ओनली लिखा होगा, वो गलत है, क्योंकि वहां पे 4 हैं टोटल। ठीक है, एक यूटी है एंड 3 स्टेट्स हैं। पैसे किस सेंस में, वाटर का डिस्चार्ज देखो, वो तो मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई ना, वहां पे तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी प्रॉपर, कितना पानी छोड़ना है, तो वहां पे वर्कर आपने रखे हैं तो पैसे तो लगेंगे ही। ठीक है, वहां तो लगेंगे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, तो कई बार वहां पे कलेक्टिव मॉडल्स भी होते हैं कि दोनों स्टेट्स आएंगी अपना अपना शेयर लेके जाएंगी, तो वो तो आता है। उसके बाद फंक्शन, आई थिंक फंक्शन तो क्लियर है अपने को, क्यों ये मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। नाउ कावेरी रिवर के थोड़े से फैक्चुअल इन्फो देख लो। इसे गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है, और इसमें एक यूनिकनेस है, ये जो कावेरी रिवर है ना, आपने देखा कर्नाटका से ही मर्ज हुई थी और टुवर्ड तमिलनाडु गई, यहाँ पे डेल्टा बनाया और माउथ इसका ओपन हो जाता है इन बे ऑफ बंगाल। इसमें 2 टाइप के मानसून भी आते हैं, एक तरफ से साउथ वेस्ट भी आएगा और दूसरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आएगा। दोनों मानसून ये फेस करता है, मतलब 2 बारी, एक बारी पानी आएगा जून के मंथ के आसपास, एक बार अक्टूबर और दिसंबर के पास में भी आएगा। ये वाला जब मानसून आया साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो इस तरफ से ये वाटर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इस तरफ से फ्लो आ रहा था हवाओं का और ये बारिश लेके आएगा। जब साउथ वेस्ट आता है तो अपर राइपेरियन को पानी मिलता है, एंड जब नॉर्थ ईस्ट आता है तो लोअर राइपेरियन में पानी आता है। पर इस बार मानसून ही डिस्टर्ब है, तो ये यूनिक फीचर का कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत यूनिक बेसिन, जो कावेरी रिवर का बेसिन है वहां पे आपको ये फीचर भी दिखता है। बाकी जो यूजुअली रिवर्स है वहां पे एक ही टाइप ऑफ रेनफॉल पानी से फीड करती हैं रिवर्स को, पर ये यूनिक फीचर आपको इस कावेरी रिवर का भी मिलता है। नेक्स्ट इज ईस्ट फ्लोइंग पेरिनियल पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर इसलिए क्योंकि हमारा ये वाला सारा पार्ट कहलाता है पेनिनसुला, ऐसा लैंड एरिया जो तीनों साइड से पानी के साथ कवर्ड है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, नीचे की तरफ इंडियन ओशन है। तो पेनिनसुलर रिवर है, पेरिनियल यानी कि पूरे 12 महीने रहेगी, एंड ईस्ट फ्लोइंग है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है ईस्ट फ्लोइंग। एंड साथ में ओरिजिन एंड कोर्स देखें, ओरिजिन इसका ताल कावेरी से चलेगा, ब्रह्मगिरी हिल्स है, एंड लोकेशन आ जाएगी कोडागु रीजन, यहां से ये रिवर फ्लो करना शुरू करती है। ओनली कहां से है, ऊपर कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, पर दे आर वेस्टर्न फ्लोइंग। देखो बड़ी सारी रिवर्स ऐसे जो आपके मानसून की वजह से ही फेडअप होती हैं, पर बड़ी सारी रिवर्स पेनिनसुला में ऐसी हैं जो पेरिनियल है। बड़ी सारी रिवर्स यहाँ देखते हो, बड़ी सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स और कोडागु रीजन, ये याद रखना। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। केरला के साथ डायरेक्टली कावेरी रिवर लिंक नहीं थी, हमने देखा काबिनी रिजर्वायर जो बना था, तो कावेरी रिवर वो ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, तो उसके थ्रू केरला यहाँ पे लिंक्ड है। बाकी बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन आउट कर जाती है टुवर्ड बे ऑफ बंगाल। कौन सी लोकेशन, तो नियर पुम्पुहार के पास में। ये देख लो यहाँ पे कर्नाटका ओरिजिन एंड अपर कैचमेंट है। नंबर 2 तमिलनाडु, ये मेजर डाउनस्ट्रीम यूजर है, नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट थे तमिलनाडु, एंड डेल्टा फॉर्मेशन भी यहीं पे थी। केरला को याद रखना, ये कंट्रीब्यूट कर रही है थ्रू ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी मतलब मेन रिवर थी और उसके अंदर छोटी रिवर आई, उसने खुद को ट्रिब्यूट कर दिया। पर आगे आप देखते हो ऐसे डेल्टा सा बन रहा था, मतलब यहाँ पे क्या बन जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक ही रिवर थी पहले, फिर छोटी छोटी रिवर्स यहाँ से इमर्ज करना शुरू कर जाती हैं। वो सारी नहीं आपने लर्न करनी, पर डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब बड़ी रिवर ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मैं छोटी छोटी रिवर्स बनाऊंगी। नेक्स्ट इज पुडुचेरी, कराईकल वाला पार्ट अगर देखोगे तो फाइनल स्ट्रेच जहां पे ये डेल्टा बनता है वही स्ट्रेच से पानी पुडुचेरी की तरफ भी जाता है।
तो ये देख लो, ये फ्लो है पूरा जो हमने पीछे देखा वही लिखा हुआ है। ड्रेनेज बेसिन कितना बनता है इसका, मतलब ओवरऑल अगर देखें कावेरी रिवर का तो लगभग 81,155 स्क्वायर किलोमीटर तक का। यूनिक फीचर, तो ये साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों ही फेस करते हैं। तो आपने देख लिया साउथ वेस्ट जब भी बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट आ जाएगा, दोबारा से वही करो मैप, नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट आ गया, वेस्ट, मतलब हवाएं इधर से आ रही हैं इस टाइम पे, और अपने साथ क्या लेके आएंगी, वाटर वेपर, बारिश कर देंगी अपर राइपेरियन यानी कि कर्नाटका वाले पार्ट में। एंड जब बोला नॉर्थ ईस्ट तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ से जब हवाएं आएंगी तो लोअर राइपेरियन में ये बारिश कॉज कर देगी। मानसून आप ज्योग्राफी के अंदर और डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि अपने में अलग अलग टॉपिक है, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट इज मेजर ट्रिब्यूटरीज, ये देख लो ये वही सारा फ्लो लिखा हुआ है। लेफ्ट बैंक में अगर देखोगे तो हारंगी है, हेमावती है, शिमशा, अरकावती। राइट बैंक में अगर देखोगे तो लक्ष्मणा तीर्था है, काबिनी है, भवानी है, नोयल है, अमरावती है एंड सुवर्णावती है। ये आपकी राइट बैंक में आएंगी। राइट बैंक जब भी बोला तो फ्लो देखो रिवर का, नीचे की तरफ राइट हैंड आएगा एंड ऊपर की तरफ देखोगे तो लेफ्ट हैंड आएगा। 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना, भूल जाती है वैसे, ट्रिब्यूटरी काफी ज्यादा होती है। नहीं नहीं, बीच में आगे आगे तक मिलेगी आपको, काबिनी तक, जब भवानी तक देखोगे आप केरला में मिलेगी, फिर आगे भी मिलेंगी तमिलनाडु के अंदर। पहला चैलेंज तो यही है, ट्रिब्यूटरी याद रख लो, उसके बाद आप स्टेट्स में पहुंचोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर डैम, तो कृष्णा राजा सागर आपने देख लिया, कहां पे था ये, कर्नाटका वाले पार्ट में। एंड मेटूर डैम ये तमिलनाडु के पार्ट में था, जो जैसे ही कावेरी रिवर एंटर कर जाती है टुवर्ड तमिलनाडु। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी आपको इसमें मिलेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल जंक्शन पे मिलेगा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के। तो इसी के पास में एक नगर होल नेशनल पार्क भी है, ये कर्नाटका आ जाएगा। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये केरला में आ जाएगी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में आ जाएगा। तो ये सारे किसके बेसिन में लोकेट करते हैं, कावेरी रिवर बेसिन के ही अंदर। तो कावेरी रिवर सिर्फ यहाँ पे डिस्प्यूट की बात नहीं है, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को, और इतने सारे हाइड्रो पावर प्लांट इस पे लगे हैं, प्लस ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी कावेरी रिवर से चलती है। तो मतलब एक रिवर बेसिन तो है पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी लोकेशन ही ऐसी जगह पे है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ये कब से चल रहा है, आज की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला बहुत पुराना रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 262 भी लिखा गया कि रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट्स आएंगे। ये आज की बात नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री से आप देखोगे पानी के पीछे लड़ाई, जमीन के पीछे लड़ाई, इवन फिर एडवर्टाइजमेंट जब बनने लगी तो वो भी आती थी ना, जैसे तेरा मेरा मत कर सासू ये पानी तो सबका है, वो दिखाता था कि हर एक पानी की जो बूंद होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने उसको बचाना है, क्योंकि वाटर को लेकर डिस्प्यूट होते हैं। देखिए आपने ये एड, आपने दूरदर्शन देखा है कभी, कौन सी जनरेशन है वो जो देखते थे उस पर सीरियल वगैरह, सीरियल या न्यूज आती थी, नहीं हमारी वाली जनरेशन ने भी देखा है। तो उसमें ये ऐड आती थी बड़ी फ्रिक्वेंटली, तो उसमें ना आपको वाटर के रिलेटेड अवेयरनेस रेज करवाई जाती थी कि कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन करा गया इसका तो मतलब ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, ये चलता आ रहा है फ्रॉम 1892 1924, इसके आसपास भी आप वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखोगे। उस टाइम पे मैसूर और मद्रास रेजिडेंसी के बीच में ये हुआ करता था। अब मद्रास, एक तरफ मद्रास की बात हो रही है, एक तरफ मैसूर की बात हो रही है, तो जब आप हिस्ट्री में देखोगे तो आप कर्नाटका नहीं बोल रहे, आप तमिलनाडु नहीं बोल रहे, यही वर्ड्स यूज कर रहे हैं। और एरिया जो आज के टाइम पे आप बॉर्डर देख रहे हो ये वाले बॉर्डर भी नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड रहता था एरिया, तो डिफरेंट होंगे, पर हमें लोकेशन क्लियर होगी कि कर्नाटका और तमिलनाडु में यानी कि मैसूर और मद्रास में पहले के ये डिस्प्यूट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन भी गया, हम आजाद हो भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स आई। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल डाल दिया गया, दैट इज आर्टिकल नंबर 262। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप क्या करोगे, अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट इमर्ज करता है तो उसकी करोगे एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब है आप दोनों के बीच में सुलह करवाओगे, ठीक है। तभी तो क्या बनाया गया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि पहले क्या था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड। अवार्ड मतलब कि हम कितना पानी एलोकेट करेंगे सारी स्टेट्स को जो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली को लेके कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है, कौन आएगा वहां पे बीच में, पार्लियामेंट। एंड इसके कुछ प्रोविजन भी हैं, क्लॉज भी हैं, मतलब जैसे 262 क्लॉज 1 अगर मैं लिख दूं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें बोला है पार्लियामेंट इनैक्ट कर सकता है लॉ, कोई भी ऐसा अगर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इमर्ज करता है तो वो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, मतलब सेंटर इंटरफेयर करेगा जब ऐसे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आएगा, वो एडजुडिकेशन यहाँ पे करेंगे। और क्लॉज 2 क्या बोलते हैं, यानी कि अगर मैं लिख दूं 262 क्लॉज 2, ये बोलता है कि पार्लियामेंट ही चेक करेगा, यहाँ पे कोई भी, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो कोई कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकता इन डिस्प्यूट्स के केस में, पर इंटरफेयर करेगा कब, जब वैलिडेशन आपको चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे एंटर करेगा। अदरवाइज क्लॉज 2 के अंदर 262 के क्या लिख दिया हुआ है,
कि यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन नहीं देगा ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तभी तो वर्ड यूज कर रहे हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बाद में सेट करे जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब लॉ के अंदर और क्या क्या है, तो एक्ट जैसे मैंने शुरू में बता दिया था आपको, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है। वो जो ट्राइब्यूनल वगैरह बन रहे हैं वो चाहे से इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है या फिर कावेरी वाटर को जो डिस्प्यूट इमर्ज हुआ है उसको लेके ट्राइब्यूनल है, वो इसी एक्ट के तहत बन रहे हैं। तो ये देख लो, पहले क्या बना था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, तो बाद में लगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। ऑल्दो 262 ने तो बोला कि पार्लियामेंट क्या करेगा, खुद ही देखेगा, यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन नहीं आएगी ना तो सुप्रीम कोर्ट की ना बाकी कोर्ट्स की, पर इंटरफेरेंस हुई है कब, जब ये ट्रिब्यूनल अवार्ड आया था तो इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन प्रोवाइड करी। तो 2018 में क्या बन गया फिर इसकी जगह पे, दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट आया, उसने कोई अलग से ट्राइब्यूनल नहीं बनाया, उन्होंने क्या बोला, सेंटर को ही डायरेक्ट करा। देखो यहाँ पे ना वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि इतना पानी तो देना ही देना है, पर अब जैसे इस बार पता लगा कि शॉर्टफॉल ही आ गया रिजर्वायर के अंदर, तो बोला कि उस टाइम पे दोनों को कोऑपरेटिव तरीके से चलना पड़ेगा कि वाटर आपके पास भी कम है तो आपकी डिमांड भी वो कम ही होनी चाहिए, पानी तो चाहिए। वहीं पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई। पर अब क्लाइमेट चेंज अगर हो रखा है, वाटर नहीं हो पाया उस रिजर्वायर के अंदर इतना, तो कर्नाटक भी क्या करे, तो वो भी तो एक डायलेमा आ गई। वहां पे नेचर की इन्वॉल्वमेंट, आप किसके ऊपर ब्लेम डालोगे। देखो वो बने हुए हैं ऑलरेडी, तमिलनाडु में काफी सारे बने हुए हैं, पर वो डिमांड क्या मीटअप कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क आता है। बीइंग कोस्टल एरियाज में ये सारी स्टेट लोकेटेड है, पर कोस्टल एरिया में वाटर भी तो सेलीन है, तो उसके लिए आपको डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ग्राउंड वाटर तो अवेलेबल है, आपको पता है बोरवेलिंग जब वहां पे करते हैं, जैसे आप अपर एरियाज में जाओगे 90 फीट 100 फीट 120 कई बार 200 फीट तक जाना पड़ता है, तब जाके वाटर की अवेलेबिलिटी आती है, पर वो फ्रेश वाटर होता है। कोस्टल एरिया में जब बोरवेलिंग करी जाती है वो 5, 10, 15 फीट इतने पे निकल जाता है, पर वो कैसा होता है, वो खारा पानी होता है, क्योंकि साइड से सारा कैसा वाटर आ रहा है, सेलिनिटी वाला आ रहा है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है एक। तो आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो नहीं मीटअप कर पाए, एग्रीकल्चर में आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। मतलब ये बोले आपकी एक कंक्लूजन बहुत ही न्यूट्रल निकल के आएगा, आप नहीं बोल पाओगे, किसको फेवर करोगे यहाँ पे, दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, दोनों की अपनी अपनी खामियां भी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट ये याद कर लेना है प्री के लिए, आप शेड्यूल नंबर 7 पढ़ते हो, शेड्यूल नंबर 7 बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि पावर जो होगी वो शेयर्ड रहेगी सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज के बीच में, पर मेन हैंड किसका रहेगा, सेंटर का रहेगा। ये हमारा नेचर है, तभी हम बोलते हैं कि हम कैसे हैं नेचर में, कोजाए फेडरल, कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है कि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करिए, सेंटर ऐसे बड़े भाई की तरह होगा जो डायरेक्शन अपने छोटे भाइयों को देगा, वैसी सिचुएशन है। रेन कॉजेस हाँ हैम्पर करेंगे, वही बताने जा रही हूँ अभी। ये देखो इन एंट्रीज को, एंट्री नंबर 17 याद रखनी है एक तो, और दूसरी एंट्री नंबर 56 है। कितना पानी इरिगेशन में लगेगा, कितना पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए एलोकेट करा जाएगा, ये स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, पर ये सब्जेक्टेड है अंडर सेंटर, कि अगर इनको लेके कोई डिस्प्यूट आता है तो वहां पे कौन इंटरवीन करेगा, दैट इज सेंटर। तो एंट्री नंबर 17 ये स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, कि जो वाटर स्टेट के अंदर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इरिगेशन, कैनाल्स, वाटर सप्लाई, ये कहाँ पे बनाने हैं कहाँ नहीं बनाने, ये स्टेट डिसाइड करेगी। पर सोचो यहाँ पे अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाता है, कैनाल आपने बनाई कि कहीं पे पानी नहीं आ पा रहा था, तो आपने कैनाल बना दी ताकि इसी रिवर से फ्लो उस तरफ को चला जाए, आपने लिया तो डिसीजन अपनी स्टेट के लिए, पर उससे क्या हुआ, हैम्पर, वो लोअर राइपेरियन स्टेट इंपैक्ट कर सकती है। तो बोला कि जब भी ये चीजें होंगी उनके ऊपर चेक कौन रखेगा, साथ में सेंटर, तो सेंटर के साथ ये सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा। बिसाइड इसके इरिगेशन, कैनाल, वाटर सप्लाई, इसके साथ कौन जुड़ा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी ऑर्डिनरी वाटर एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी कौन देखती है, स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे यहाँ पे कैनाल है, मैंने बोला एक तरफ पानी नहीं आ रहा है मेरी स्टेट में, तो मैं कैनाल बनवा देती हूँ और वहां से रिवर के ही फ्लो से पानी चला जाएगा वाया कैनाल, पर इसे हुआ क्या, वाटर का फ्लो दूसरी तरफ तो घट गया, तो वहां पे कौन इंटरवीन करेगा, फिर सेंटर आएगी, फिर उसको लेके मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करेगी। एंट्री नंबर ये सभी के लिए कॉमन है भाई, ऐसे मत याद रखना कि सिर्फ कावेरी वाटर के लिए है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर लिस्ट दे रखी होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट, उनके अंदर लिखा हुआ है। तो ये रिवर वाटर के साथ डील कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, यहाँ पे अब डिस्प्यूट आ जाएगा, मतलब अब वो नेशनल इंटरेस्ट में आ जाएगा, दो स्टेट आपस में लड़ाई कर रही है, तो वहां पे फिर कौन देखेगा, फिर सेंटर देखेगा। और सेंटर का कहाँ पे मेंशन है, एंट्री नंबर 56 के अंदर, यूनियन लिस्ट में। प्रॉपर नहीं आएगा, एक तरफ आप फिशिंग की बोला ना आपने, एक तरफ वो तो कोस्टल में भी हो जाएगी, तो उसके लिए रिवर के ऊपर डिपेंडेंट ही क्यों रहना। देखो अगर तो रिवर के ऊपर आ रहा है वो तो वहीं करेंगे अपनी लोकेशन के हिसाब से, पर मैं वही बोल रही हूँ, स्पॉनिंग वगैरह के लिए फ्रेश वाटर की तरफ फिशेज आती हैं, वो तो कोस्टल में भी हो सकती थी, तो रिवर वाले केस में हम नहीं बोलेंगे। सेलीन तो चाहिए उनको स्पॉनिंग के लिए, फ्रेश वाटर के पास आती है, बोलेंगे कि फिर ड्रेनेज वाले पॉइंट पे आप कर लीजिए, जहां पे ऑलरेडी पानी ने सी की तरफ जाना ही है, तो ये डायरेक्टली नहीं होगा लिंक, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1990 में एक ट्राइब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, दैट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। पर आप देख रहे हो 1990 में ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। जो आपने मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ी वो कब की कॉन्स्टिट्यूटेड है? वो 2018 में कॉन्स्टिट्यूटेड है। मतलब ये काम नहीं कर पाए ठीक से, तो अपडेशंस होती गई। बाकी ये सारा अवार्ड बताया हुआ है, कितना एलोकेशन ऑफ वाटर किसके लिए जाएगा। बस मैं एक ही चीज बताऊंगी, यहाँ पे तमिलनाडु का लिखा है, कर्नाटका का, केरला का, पुडुचेरी का, आप इसको देख सकते हो। पर एक लिखा है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए भी वाटर एलोकेटेड है। क्योंकि आप तो लड़ते रह गए पानी के लिए कि मुझे इरिगेशन के लिए चाहिए, मुझे ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए, मुझे इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। एनवायरमेंट बोला मैं अपने को रिकवर कब करूंगा? तो एनवायरमेंट यानी कि आपको कुछ वाटर जो है वो रिवर में भी छोड़ना है। ऐसे नहीं हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया, ऐसे नहीं कि आप इरिगेशन के लिए यूज करे जा रहे हो। 14 टीएमसी ऑफ वाटर वो अवेलेबल होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली इस कावेरी रिवर के अंदर। तो एनवायरमेंट के लिए भी, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहे, मछलियां भी तो रह रही हैं वहां पे, उनका भी तो देखना पड़ेगा, एक्वेटिक जो लाइफ है उनको भी देखना पड़ेगा, वो रिकवर कर सकें। तो इसके लिए एनवायरमेंट भी एक कैटेगरी बनाई गई है कावेरी रिवर के साथ। डिमांड इतनी ज्यादा इस पानी की, तो इस वजह से एनवायरमेंट के लिए अलग से एलोकेटेड करा गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2018 में, ये देख लो यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कितना इतना वाटर रहेगा, और बाद में यही काम करेंगे आपके कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। मेकेदातु प्रोजेक्ट ये प्रपोज करा था कर्नाटका ने, पर तमिलनाडु ने इसको अपोज कर दिया था। क्यों? क्योंकि रिजर्वायर जब बनेगा तब आप पानी को और ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। बेशक वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट ही उसको बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जनरेट कर रही है, पानी अपने को भी चाहिए, पर दूसरे के लिए तो वो कम डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा कि मेरी तरफ पानी कैसे आएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम इमर्ज हुई थी। नाउ तमिलनाडु का कंसर्न, ये शुरू में मैंने मेकेदातु वाला जो आपको समझाया वही रिटर्न फॉर्मेट में है। सो दिस इज ऑल, अभी तक यही सारी चीजें हुई हैं। नेक्स्ट जो आपने अपडेट देखना है इस आर्टिकल को लेके, वो रहेगा अगस्त 13 को, ठीक है। उस दिन कर्नाटका की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, कुछ तमिलनाडु की तरफ से आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा तो लेक्चर में कर लेंगे, अगर नहीं निकल के आया एज यूजुअल ऐसे चलता गया डिस्प्यूट तो फिर नहीं है करने की जरूरत अभी के लिए। डन। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था,